हेलो व्यूअर्स। फूले पर अब तक जितनी भी फिल्में या टेलीविज़न शो आए हैं उनमें से कोई भी उनके भीतरी दावानल को इस नाटक के जरूरी क्रोध को नहीं दिखा सका। फूले एक एंटरटेनिंग फिल्म नहीं है। जो काम गांधी के चरित्र को विराट बनाने के लिए रिचर्ड एटनबरो ने किया, या संभाजी राजे के लिए लक्ष्मण उतेकर ने किया, या अंबेडकर के लिए जब्बार पटेल ने किया, वो अनंत ज्योतिबा के लिए नहीं कर पाते। अधिकतम वह करते कि हिंदी दर्शकों को परिचय फूले की कहानी से करवा जाते हैं, एक औसत और आंशिक मैसेज डिलीवर कर देते हैं। फिल्म जब ख़त्म होती है तो अपनी कमज़ोर स्टोरी टेलिंग के चलते आपको बहुत प्रेरित नहीं करके जाती। जब आप प्रेरित और एंटरटेन दोनों ही नहीं करते तो फिर क्या करते हैं। कहानी शुरू होती है 1897 के पुणे में। प्लेग फैला है। बूढ़ी सावित्री बाई अपनी पीठ पर एक बीमार बच्चे को दूर से लाद कर ला रही है। आज भी कर्मठ, दूसरों की सेवा को आतुर। मेडिकल टेंट पर उसका बेटा यशवंत भी इलाज कर रहा है। यहाँ आते आते कुछ भी समझ नहीं आता और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। 1848 का पुणे। ज्योतिबा फूले माली परिवार से आते हैं। फूलों के पेशे से जुड़े हैं, इसलिए परिवार के पास फूले का उपनाम है। अंग्रेजी में उच्च शिक्षा पाए और थॉमस पेन की विराट पुस्तक राइट्स ऑफ मैन से प्रेरित ज्योतिबा का एक ही ध्येय है, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, महिला कल्याण और छुआछूत के खिलाफ लड़ना। इसलिए वे कन्या शिक्षा के क्षेत्र में कट्टरता से काम कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोग उनका विरोध करते हैं। मारपीट होती है, जान से मारने की धमकी मिलती है, परिवार को समाज से निष्कासित करने की धमकी मिलती है। ज्योतिबा गांव छोड़कर चले जाते हैं, पत्नी के साथ, जो कि उनकी पहली स्टूडेंट रही हैं। आगे चलकर भारत की पहली अध्यापिका बनती हैं। वे अपने दोस्त उस्मान के पास चले जाते हैं, वहाँ रहते अलग जगाते हैं, लड़कियों के लिए स्कूल खोलते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। शुरू के काफ़ी वक्त तक फिल्म आकृष्ट नहीं करती, कोई खंबा नहीं उखाड़ती। इस हिस्से को बुरा भी कह सकते हैं। ये ही स्थापित नहीं हो पाता कि हम किसकी कहानी देख रहे हैं और क्या ये कहानी इतनी महत्वपूर्ण है। ज्योतिबा का रोल कर रहे प्रतीक गांधी में उस करिश्मे का अभाव भारी है जो किसी बायोपिक को कैरी करने के लिए एक एक्टर में होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने स्कैम 1992 करते हुए हर्षद मेहता के पात्र को करिश्माई बनाया था। डायरेक्टर हंसल मेहता और राइटर्स के योगदान से उन्हें देख लगता है कि वो कुछ रेसिडेंट से हैं, 2 कदम पीछे से हटे हुए हैं। वे ज्योतिबा के भीषण विराट व्यक्तित्व में कूदकर अपने अस्तित्व को भुला दिए जाने का साहस नहीं बटोर पाते। किन्हीं कारणों से उनकी इसमें रुचि नहीं होती। जिसकी बायोपिक आप कर रहे हैं उसकी त्वचा में उतरना एक अनिवार्यता है, बल्कि अलौकिक ढंग से आपको उस पात्र में बदल जाना होगा, जैसे डेजल वॉशिंगटन में मैल्कम एक्स 1992 के दौरान किया। डायरेक्टर स्पाइक ली मैल्कम एक्स के भाषण का एक सीन शूट कर रहे थे। वे मॉनिटर के पीछे बैठे थे, स्क्रिप्ट पर नज़रें दौड़ाए जाते थे, डेंजल का कमाल परफॉर्मेंस देखते जाते थे। फिर जब भाषण पूरा हो गया उन्हें लगा कि अब कट बोल देना चाहिए, लेकिन डेंजल रुके नहीं। वे बोलते ही गए, 5 मिनट तक बोलते गए। अंत में कैमरे की फिल्म रील ख़त्म हो गई। फिर स्पाइक ने कट बोला। उन्होंने डेंजल से पूछा, आपका शानदार किया, लेकिन यह सब आया कहाँ से? स्क्रिप्ट के बाद आप 5 मिनट तक और कैसे बोलते रहे? डेंजल ने बस इतना ही कहा, मुझे नहीं पता, ये गहरी तैयारी का नतीजा था। विनय पाठक, प्रतीक और पत्रलेखा ने फूले में पिता पुत्र बहू के रोल किए। भाषाई बेवफाई के चलते ही ये तीनों एक परिवार के लोग कभी लगते ही नहीं। जिस मिट्टी से ज्योतिबा, सावित्री और गोविंद राव आते थे, वहाँ का कोई भाषाई आइडेंटिफिकेशन नहीं दिखता। कुछ जगहों पर प्रतीक मराठी बोलते हैं, लेकिन वो टोकनिज़म लगता है। ये भी लगता है कि इसमें ज़्यादा शायद वो ना बोल पाएंगे। गोविंद राव के रोल में विनय पाठक की एक बुरी कास्टिंग है। जॉन अब्राहम को लेकर कभी लिखा गया था कि वे काट के एक्टर हैं, वो बात यहाँ विनय पर लागू होती है। जॉय सेन गुप्ता, अमित बहल के विलनेस ब्राह्मणों वाले किरदार बल्कि कहानी को अपने कालखंड में स्थापित करने का बेहतरी से करते हैं। सावित्री बाई के रोल में पत्रलेखा निर्विवाद मिसफिट हैं, कर्मठ प्रतिबद्ध दिखती हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस में वो तेज नहीं है जो सावित्री बाई जैसे विरले चरित्र को निभाने के लिए चाहिए। मराठी की कामना न भी रखे तो उनका हिंदी उच्चारण भी सामान्य नहीं है। सावित्री का किरदार पहले सीन से लेकर अंत तक रहता है। ऐसे में पत्रलेखा एक बैड चॉइस की तरह थ्रू आउट अखटती हैं। मोअज़्ज़म बेग, अनंत महादेवन की नवचार राइटिंग इन व्यवधानों से और धुंधली होती जाती है। राइटिंग में कहीं कहीं अच्छे पल आते हैं, जैसे दोपहर का सीन जहाँ फूले जा रहे हैं, उनकी परछाई सामने से आती है, ब्राह्मणों के एक समूह पर पड़ने जा रही होती है, वे नाराज़ होते हैं। इस संवाद में फूले कहते हैं, एक व्यक्ति ने पेड़ से सेब गिरते देखा तो प्रश्न किया और गुरुत्वाकर्षण की खोज की। हमारे वर्ग आधारित समाज में मैं भी समझ गया हूँ, हमें नीचे गिराने वाला बल कौन सा है। ये इस फिल्म का बेस्ट डायलॉग भी है। कुछ हद तक फिल्म का प्रोडक्शन डिज़ाइन, सेटवर्क, म्यूज़िक उसे एक बुरी फिल्म बनने से बचा पाते हैं। दोस्तों, आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आया हो पसंद कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।